नमस्कार, मनी गुरु देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं स्मिता रिशाल। अक्सर निवेश से पहले हम ये सोचते हैं कि जब इनकम बढ़ेगी तो इन्वेस्ट कर लेंगे, लेकिन सही बजटिंग और बचत के स्मार्ट जो तरीके हैं वो अपना कर भी निवेश कर सकते हैं। और तो और इससे आप निवेश में इन्फ्लेशन को भी आसानी से बीट कर पाएंगे। आज ऐसे ही बचत और बजटिंग में हमारे एक्सपर्ट कराएंगे आपकी मदद। शो में हमारे साथ हैं कंप्लीट सर्कल कंसल्टेंट्स के हेड वेस्ट जोन विकास पुरी और साथ ही म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट विश्वजीत परासर। आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस शो पर जुड़ने के लिए। तो सबसे पहले विकास जी आपसे शुरुआत करते हैं, जरा बताइए हमारे दर्शकों को कि बचत और बजटिंग की स्मार्ट जो प्लानिंग है वो कैसे करें। धन्यवाद स्मिता जी। हेलो विश्व जी। देखिए स्मिता, जब हम बात करते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग की, गोल प्लानिंग की, तो उसमें बजटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज क्या होता है कि आप एंड ऑफ द डे जब आप इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं वो तभी कर पाएंगे जब आप अपना एक बजट बनाएंगे कि आपका मंथली कैश फ्लोज क्या है और आपके एक्सपेंसेस कितने हैं। फिर आप उन एक्सपेंसेस को निकाल के अगर आपकी कुछ वांट्स हैं वो क्या है, और उसके बाद जो बचता है आपको वो सेव करना चाहिए। हालांकि वांट्स की कोई लिमिट नहीं होती, लेकिन फिर भी एक दायरे में रह के अपनी जो इच्छाएं हैं उसको पूरा करके आपको बचाना बहुत जरूरी है। तो जनरली हम इसमें क्या करते हैं कि 50 30 और 20 का एक रूल लगाते हैं, विच मीन्स कि यदि आप 100 रुपए कमा रहे हैं तो जाहिर सी बात है एक 50 रुपए ऐसे होंगे जो आपका फिक्स एक्सपेंस होगा, जिसको आप जो अवॉइड नहीं कर सकते। जैसे आप ग्रोसरीज हो गया, आपके रेंटल्स हो गए, या बिजली के बिल हो गए, या जो जरूरत की चीजें जिसमें आप कटौती नहीं कर सकते, तो वो तो आपका रफली अगर आप एक जनरल ट्रेंड देखेंगे तो 50% तो उसमें चला ही जाता है। फिर बचता है आपके पास में 30%, जो आप 30 रुपीज अपने वांट्स जो होती हैं उसमें आप खर्च कर लीजिए। बिकॉज अगर इतनी मेहनत करके अगर आप पैसा कमा रहे हैं तो ये भी जरूरी है कि थोड़ा उसको एंजॉय किया जाए। जैसे आप वीकेंड्स में कहीं खाना खाने जाते हैं, मूवीज देखते हैं, कोई एंटरटेनमेंट के जरिए होते हैं, कोई हॉबीज होती हैं या ट्रैवल होता है, तो उससे आप अपने जो 30 रुपए हैं या 30% ऑफ योर सैलरी कैन गो इन वांट्स। बट बेयर मिनिमम, तो अब ये हम ये ऐसा कोई थंब रूल तो नहीं है, बट हम ये बोल रहे हैं कि बेयर मिनिमम 20% तो आपकी सेविंग होना जरूरी है। हालांकि मैं ये बोलूंगा कि 20 से 25 या 30 भी होगी तो और अच्छा है, लेकिन ये एक आइडियल सिचुएशन है कि आप अपने 100 रुपए में से 50 अपनी जरूरतों के हिसाब से पूरा कर लीजिए, 30 आप अपनी इच्छाओं को पूरा करिए और 20 तो कम से कम आप सेव करिए। तो ये बजट बनाना बहुत जरूरी है। बिकॉज अगर हम हैफेजर्ड मैनर से अपने खर्चे करते चले जाएंगे तो कहीं ना कहीं एक टाइम भी लूज होगा और मनी भी लूज होगी, और हम ये वेल्थ क्रिएशन की तरफ बढ़ नहीं पाएंगे। अपने गोल्स को पूरा करने के लिए हमारे पास कोई एक प्लान नहीं होगा। तो ये जरूरी है कि आप बजटिंग करिए। हम आपसे इस 50 30 20 का जो नियम है ये पूरा डिटेल्ड में भी समझेंगे विकास, क्योंकि बहुत लोगों को ये नहीं पता होता है कि बेसिकली इसमें 50 मतलब क्या है, 30 मतलब क्या है, 20 मतलब क्या है। आपने थोड़ा समझाने की भी कोशिश की, लेकिन थोड़ा और डिटेल्ड में इसको जानेंगे। फिलहाल विश्वजीत आपके पास आती हूँ मैं इसलिए क्योंकि स्मार्ट प्लानिंग तो ठीक है, लेकिन स्मार्ट प्लानिंग का कोई तरीका तो होना चाहिए कि हम कैसे अपने बजट को उसी बचत से बजट बनाएं और उसके बाद एक निवेश की पूरी अच्छी स्मार्ट प्लानिंग करें। किस तरीके से करेंगे विश्वजीत? बिल्कुल स्मिता जी, जैसा विकास जी ने बताया कि 50 30 20 का रूल बहुत अच्छा है। जरूरी नहीं है, आप अपने इंडिविजुअल रूल भी बना सकते हैं। अगर आप यंग हैं, अनमैरिड और आपके खर्चे कम हैं, तो जैसा विकास कह रहे थे, तो अपनी सेविंग को और बढ़ा सकते हैं। और अगर आपकी इनकम बहुत बढ़ी हुई है, 3 4 टाइम बढ़ चुकी है, तो जरूरी नहीं है कि आपको खर्चे भी उसी तरीके से बढ़ाने हैं। जरूरी नहीं है 50% ही खर्च करना है। अगर सैलरी 1 लाख थी तब भी 50,000 खर्चा था, और अब 5 लाख हो गई है तब 2.5 लाख खर्च करना शुरू कर दिया, तो खर्च को कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए, इनकम तो आपके हाथ में कंट्रोल में नहीं है। कोशिश करें जितनी इनकम आप बढ़ा सकते हैं, बट अप्रेजल इनकम ये सब आपके हाथ में नहीं, लेकिन खर्चे जो है वो आपके हाथ में, उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहले जब भी आपकी इनकम आती है, जो भी इनकम आती है, आप उसको ऑटोमेट कर दें। और जैसे वॉरेन बफेट बहुत मशहूर कहावत है कि जो खर्च करके बच जाए उसको सेविंग ना करें, पहले सेविंग करें, इन्वेस्ट करें अपने गोल्स के लिए जो आपने लिंक किया हुआ है, और उसके बाद जो बचे वो खर्च करें। ऐसा नहीं है कि जिंदगी एंजॉय ना करें, बट बजटिंग के तरीके से करें कि पहले मेरे गोल्स अचीव हो जाए, उसके लिए जो एसआईपी है या टर्म प्लान का इंश्योरेंस प्रीमियम है वो सब पहले से ही अलग हो जाए। उसके बाद जो पैसा बचे वो आप खर्च करें। और दूसरा बहुत अच्छा थंब रूल है स्मिता जी, कि एक दिन आप जब स्पेंड करने जाते हैं, खर्च करने जाते हैं, तो कोशिश करें
कैश पैसे से खर्च करें, तो आपको पैसे की वैल्यू रियलाइज होगी। कई बार हम क्रेडिट कार्ड और यूपीआई से पेमेंट करते हैं तो हमें वो फील नहीं आता कि मेरा हार्ड अर्न मनी इतनी आसानी से चला गया। जब आप ये हर किसी के साथ होता है कि जहां अगर कैश में पैसे निकालने हो ना तो थोड़ी कंजूसी आ ही जाती है, क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत ही ज्यादा फ्लो हमारा बढ़ जाता है जब हम कार्ड से कुछ खर्च करने जाते हैं। बड़ा वैलिड पॉइंट आपने यहाँ पर उठाया अभी, क्योंकि 50-30-20 का जिक्र आपने भी किया और पहले विकास जी ने भी किया, तो बड़ा जरूरी हो जाता है कि थोड़ा डिटेल्ड इसको समझते हैं। विकास जी, एक बार जरा अच्छे से समझाइए कि इसमें 50, 30 और 20 इन तीनों का मतलब क्या है। देखिए, इसको और सिंप्लीफाइड तरीके से समझें तो मान लीजिए किसी की 1 लाख रुपए की आमदनी है महीने की, तो हम ये कहते हैं कि उनको 50,000 से ज्यादा अपना जो मंथली एक्सपेंसेस होते हैं उसके बियॉन्ड नहीं जाना चाहिए। उनको अपने तरीकों को, अपना खर्चों को इस तरीके से सीमित रखें कि वो उसके अंदर अंदर हो जाए, यानी कि 50,000 के आसपास आपका खर्चा हो, जिसमें आपके महीने के सारे खर्चे, जो कोई स्कूल फीस हो गई बच्चों की, या ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट हो गई, ग्रोसरीज हो गई, बिजली के बिल हो गए, ये वो खर्चे हैं जो आप अवॉइड नहीं कर सकते। बट हाँ, उसमें भी कुछ चीजें ऐसी होती है जिसमें आप कटौती कर सकते हैं। और फिर उसके बाद आपके जो 30,000 रुपए बच गए, वो आप अपनी अगर इच्छाएं हैं, क्योंकि आप चाहते हैं कि फैमिली को कहीं ट्रैवल में लेके जा पाएं, या मूवीज दिखाएं, या कहीं वीकेंड पे उनको खाना खिलाने के लिए बाहर लेके जाएं, या कुछ और लग्जरीज जो अपने जीवन में ऐड करना चाहते हैं वो करें। और 20,000 तो ऐसा होना चाहिए कि वो कंपलसरी सेविंग करनी चाहिए। बट स्मिता जी, विश्व सर ने एक बहुत की पॉइंट उठाया कि कई बार क्या होता है कि हमारी आमदनियां बढ़नी शुरू हो जाती हैं। मान लीजिए आपने कोई जॉब स्विच किया या बिजनेस आपका अच्छा चलने लग गया, आपका जो एवरेज 50,000 का खर्चा होता था, अब आपकी आमदनी डबल हो गई। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको अब खर्चा 1 लाख का करना ही है। तो ये आप जरूर देखिए कि ये 50-30-20 जो हम बोल रहे हैं, ये एक मापदंड है कि इसके बियॉन्ड मेरा ये खर्चा नहीं होना चाहिए। बट यदि आपकी आमदनी बहुत अच्छी बढ़ गई है, तो जरूरी नहीं कि आपने अपने खर्चे ही बढ़ा देने हैं हर महीने। तो ये ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि आप कहाँ पे अपना खर्चा बचा सकते हैं, वो खर्चों को आप बचाइए। तो अगर आपने बजटिंग करनी है तो 50-30-20 हम इसलिए बोलते हैं कि आप अपना डायरी और पेन लीजिए। अगर ये हर महीने का आप अगर रूटीन बनाएंगे तो आपको बहुत हेल्पफुल होगा कि आप खर्चों को नोट करते जाइए कि मेरा रेंटल कितना है, या मेरी घर की ईएमआई है तो वो कितनी जाती है, मेरे बच्चों की स्कूल की फीस कितनी जाती है, मेरा ग्रोसरी का खर्चा कितना होता है, मेरे एसी के बिल्स कितने आते हैं, बिजली के बिल्स कितने आते हैं। तो ये सब खर्चों को जब लिखते रहेंगे कि मेरा पेट्रोल का खर्चा कितना है, और उसमें भी अगर कहीं स्कोप बने तो बचाना चाहिए। तो बजटिंग आपको एक बहुत अच्छी सेंस दे देती है कि मुझे अपने महीने को किस तरीके से डिवाइड करना, ताकि मैं कंपल्सरीली सेव कर सकूं। क्योंकि ऐसे महीने नहीं होने चाहिए कि आपको सेव करने के लिए कुछ ना बचे। तो फिर आप अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा सा कट डाउन करें ताकि आपका पैसा बचना शुरू हो जाए। ये रहा डिटेल्ड बिल्कुल, जिसमें 50% आप अपनी आय जरूरी खर्चों पर खर्च कर सकते हैं, 30% जो भी आप चाहते हैं, जो भी आपकी इच्छा है उस पर खर्च करें, और 20% अपनी सेविंग्स पर आप खर्च करें। अब अभी तक तो हमने ये बात की कि अपने अपने बजट में से हम कैसे वो ऐसे बचत कर ले कि निवेश भी हो जाए और हमारी लाइफ भी बड़ी स्मूथली चलती रहे, हम जो चाह रहे हैं वो भी कर ले, शॉपिंग भी करें, घूम भी लें, ज़रूरी खर्चे भी निपटा लें। लेकिन इन सब के बीच में ज़रूरी है विश्वजीत जी कि हम महंगाई का भी ख्याल रखें। जो भी हम 20% भी निवेश कर रहे हैं या फिर जो भी हम निवेश कर रहे हैं, उसमें इन्फ्लेशन को भी देखें कि वो इन्फ्लेशन हमारे पैसों को कितना आने वाले टाइम पे बनाएगा, मतलब हमें कितना कॉर्पस मिलेगा। तो इससे निपटने का स्मार्ट तरीका बताइए ज़रा। बिल्कुल स्मिता जी, इसका एक फॉर्मूला है जिसे कहते हैं RRR, रियल रेट ऑफ रिटर्न। जब भी आप पैसा निवेश करें तो ये देखें कि जो मुझे उस प्रोडक्ट से रिटर्न मिल रही है, अगर उसमें से मैं महंगाई माइनस कर दूं, मान लीजिए मुझे 7% की रिटर्न मिल रही है और 5% महंगाई है, और उसी में अगर हम जोड़ लें कि टैक्सेशन अगर उस प्रोडक्ट में है, तो उसके बाद इन्फ्लेशन माइनस करने के और टैक्सेशन माइनस करने के बाद कितना बचता है, तभी मैं इन्फ्लेशन को बीट कर पा रहा हूं। अदरवाइज मेरा आने वाला टाइम जो है बहुत टफ हो जाएगा, क्योंकि मेरी इन्वेस्टमेंट्स ग्रो नहीं कर रही है। और स्मिता जी, अगर आप ध्यान से देखें तो इंडिया में लाखों करोड़ों लोगों के पैसे सेविंग अकाउंट में पड़े हुए हैं और उन्होंने इन्वेस्ट नहीं किया हुआ। तो मेरा थंब रूल ये है कि आप 6 महीने का खर्च सेविंग अकाउंट में अवश्य रखें, लेकिन उससे आगे का पैसा जो पड़ा हुआ है उसको ऐसे प्रोडक्ट्स में निवेश करें कि आपको अच्छे रिटर्न्स मिले, और जो आपके फाइनेंशियल गोल्स हैं उसको आप अचीव करने में वो आपकी मदद करें। तो आपको रियल रेट ऑफ रिटर्न देखनी है कि वो पॉजिटिव हो, इन्फ्लेशन से ज्यादा हो, तभी उसमें इन्वेस्ट करें। अगर उससे कम है तो वो आपको नुकसान दे सकता है, आपके आने वाले लाइफस्टाइल को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है। तो इसलिए इन्वेस्टमेंट्स में ये जरूरी है कि आप इन्फ्लेशन को अवश्य बीट करें, तभी आपकी वेल्थ क्रिएशन होगी, तभी आपके फाइनेंशियल गोल्स अचीव होंगे। और उसके लिए
बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने जो खर्च कर रहे हैं उस पर ध्यान दें। जैसे कि मैंने कहा था कि क्रेडिट कार्ड अगर आप यूज करते भी हैं तो उसके रिवॉर्ड पॉइंट्स यूज करें, उसके लॉयल्टी पॉइंट्स यूज करें, या कोई बल्क परचेज करनी है, मान लीजिए आप 1 किलो चीज खरीदते हैं और आपके घर में आवश्यकता उसकी 5 किलो की है। 1 किलो चीज वो 100 रुपए की आ रही है, लेकिन 5 किलो 350 की आ रही है, तो कोशिश करें बल्क में परचेज करें, 5 किलो करें, ताकि आप जितनी सेविंग कर सकते हैं उतनी सेविंग करें। और एक छोटा सा उदाहरण, टर्म प्लान लेना है, आगे जितनी एज बढ़ती जाएगी उतना प्रीमियम बढ़ता जाएगा, तो कोशिश करें आप यंग एज में ले लें तो आपको प्रीमियम कम देना पड़ेगा। या फिर होम लोन, पिताजी अभी इंटरेस्ट रेट भी गिरे हैं, तो कई लोग चेक ही नहीं करते कि मेरा होम लोन पे इंटरेस्ट क्या चल रहा है। हो सकता है बैंक ने गिरा दिया हो, लेकिन वो ऑटोमेटिक नहीं करते, आपको बैंक को रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि मुझे कम इंटरेस्ट वाले में होम लोन में ट्रांसफर कर दीजिए। तो ये सब तरीके हैं बचत के, खर्च को कंट्रोल करने के। और जब भी निवेश करें ये कोशिश करें कि रियल रेट ऑफ रिटर्न पॉजिटिव हो, इन्फ्लेशन को बीट कर रही हो। बिल्कुल सही बात आपने यहाँ पर कही। और सबसे बड़ी बात ये होती है ना कि जब भी हम टर्म प्लान और लाइफ इंश्योरेंस के बारे में बात करते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि वो इन्वेस्टमेंट ही नहीं है, वो नेसेसिटी है आपकी, वो तो आपके पास होना ही चाहिए। बस ये सोचिए कि उससे आप एक सुरक्षित सिक्योर फ्यूचर की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अब क्योंकि शो में हम कुछ कॉलर्स के सवाल जवाब भी शामिल करेंगे, तो पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए साधु जी। साधु जी पूछे, क्या है सवाल आपका? हाँ नमस्कार मैम। नमस्कार, पूछे। मैम मेरा सवाल है, मैं SBI स्मॉल कैप फंड में 2000 का SIP कर रहा हूँ और दूसरा SBI एनर्जी अपॉर्चुनिटी में 1000 रुपए का, तो उसमें मेरा व्यू है लगभग 18 से 20 साल का। ओके। तो मैम अभी काफी माइनस में चल रहा है अभी ना जी, तो उसमें अभी क्या करना है उसे, मतलब ठीक है, इसमें होल्ड करूं या फिर कंटिन्यू रखूं? बिल्कुल, हम पूछ के बताते हैं आपको। विकास जी आपके सवालों का जवाब देंगे। विकास जी 18 साल की उम्र है इनकी, लेकिन आप इनकी बातों से भी देख रहे होंगे मैच्योरिटी तो पूरी है इन्हें। SBI का स्मॉल कैप फंड है और एनर्जी अपॉर्चुनिटी फंड इनके पास, दोनों ही SBI के हैं। क्या करना चाहिए इनको? साधु जी, ये दोनों फंड, क्योंकि एसबीआई बहुत रिस्पेक्टेड फंड हाउस है, बट दोनों फंड एग्रेसिव कैटेगरी में आ जाते हैं। एसबीआई स्मॉल कैप भी एक एग्रेसिव फंड है और एसबीआई एनर्जी अपॉर्चुनिटीज भी एक एग्रेसिव फंड है। तो आपके कुछ छोटी सी सलाह दूंगा, क्योंकि आपने बोला कि 18 साल का भी टाइम होराइजन है आपके पास में। आप मेरे हिसाब से आप क्या करिए कि एसबीआई स्मॉल कैप को एज इट इज चलने दीजिए और एसबीआई एनर्जी अपॉर्चुनिटीज को एसबीआई कॉन्ट्रा में आप शिफ्ट कर दीजिए। तो क्या होगा कि आपको थोड़ा कॉम्प्लीमेंट कर लेगा एसबीआई कॉन्ट्रा एसबीआई स्मॉल कैप फंड को। और कोशिश करें एसबीआई कॉन्ट्रा फंड जब आप करते हैं तो एसबीआई एनर्जी फंड में आप 1000 रुपए की एसआईपी कर रहे हैं, उसको अगर आप बढ़ा सकते हैं तो उसको बढ़ाइए। अगर अभी नहीं बढ़ाना चाहते तो जो 2000 की एसआईपी आप एसबीआई स्मॉल कैप की कर रहे हैं उसको आप 1000 कर दीजिए, एसबीआई कॉन्ट्रा को 2000 कर दीजिए। तो ये आपका दो अच्छे फंड चल जाएंगे जो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे। और यदि आपने जैसे बोला कि आपका लक्ष्य भी है कुछ शायद 30 लाख के आसपास का, जो आप 50 लाख का आपका लक्ष्य है, बट अगर मैं 3000 की एसआईपी लेता हूँ मंथली और जो टाइम ड्यूरेशन आपने बताया उसमें अगर 15% से भी ग्रो किया तो भी जाके 30 लाख के आसपास बनेगा। तो यदि आपको 50 लाख का जो अपना टारगेट है वो अचीव करना है तो आपको 5000 की एसआईपी करनी पड़ेगी, मींस 2000 की एसआईपी और बढ़ा दीजिए। हालांकि आपके पास ये ऑप्शन है, इन्हीं एसआईपी फंड में आप टॉपअप भी कर सकते हैं। जैसे बाजार गिरा है इन दिनों, आप थोड़ा लमसम करेंगे, एसबीआई स्मॉल कैप शायद टॉपअप एक्सेप्ट नहीं करेगा इस समय, और उसके अलावा आप एसआईपी का अमाउंट भी बढ़ा सकते हैं अपना। तो इस तरीके से मुझे ये लगता है कि आप बहुत अग्रेसिव अप्रोच ना लेके एसबीआई कॉन्ट्रा कर लीजिए एनर्जी अपॉर्चुनिटी की बात। और एक और बात है साधु जी, जो आपके एनर्जी के स्टॉक्स हैं वो कहीं ना कहीं कॉन्ट्रा में भी उसको कहीं ना कहीं वो मिलेंगे आपको, वो स्टॉक्स भी। तो ऐसा नहीं कि आप उससे बिल्कुल अछूते रहेंगे। जी बिल्कुल, तो ये जो स्ट्रैटेजी है ये अपनाइए साधु जी, और आपको बेहतर रिटर्न और मुनाफा, और टाइम तो आपके पास बहुत है क्योंकि आपने बहुत जल्दी और अच्छे तरीके से निवेश की जो शुरुआत है वो कर दी है। अगला सवाल हमारे पास मेल के जरिए आया है। श्यामला भट्ट जी का ये सवाल है विश्वजीत जी आपके लिए। इसमें वो कहते हैं कि मौजूदा जो उनकी एसआईपी है वो 9000 की चल रही है, 30 से 35 साल का टारगेट ये लेकर चल रहे हैं अपने इन्वेस्टमेंट का। पोर्टफोलियो का रिव्यू चाहते हैं और फंड को लेकर सलाह भी चाहते हैं, लेकिन अगर आप इनका पोर्टफोलियो देखेंगे बहुत सारे फंड्स इन्होंने ले रखे हैं। निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड इनके पास है, मोतीलाल ओसवाल का लार्ज कैप एंड मिड कैप फंड इनके पास है, एडलवाइस का मिड कैप इनके पास है, महिंद्रा मल्टी एसेट एलोकेशन फंड है, पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप फंड है, कोटक का मल्टी कैप फंड है, आईसीआईसी प्रू इंडिया का यहाँ पर फंड है, और इसके अलावा बंधन स्मॉल कैप फंड इनके पास है, इन्वेस्को इंडिया फोकस फंड इनके पास है। इतने ज्यादा फंड्स हैं कि मुझे भी पढ़ते पढ़ते ऐसा लग रहा है कि ओवर डाइवर्सिफाइड इसको कहेंगे आप, इन्होंने अपना पोर्टफोलियो बना रखा है। तो क्या सलाह होगी इन्हें आपकी? बिल्कुल स्मिता जी, देखिए इन्होंने 9000 की एसआईपी कर रहे हैं और 9 ही फंड ले रखे हैं,
तो किसी अच्छे बड़े पोर्टफोलियो में भी 6-7 फंड हो तो अपने आप में एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बन जाता है। तो क्योंकि उन्होंने लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में निवेश किया हुआ है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मल्टी कैप फंड की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कहीं न कहीं वो भी लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में ही निवेश करता है। और मल्टी एसेट कैटेगरी जो है, उसमें अगर लमसम निवेश किया जाए तो लाभ रहता है। एसआईपी में शायद इतना लाभ उनको ना मिले। बट एक बहुत अच्छी बात है स्मिता जी इनके पोर्टफोलियो में, कि इन्होंने सारे ही फंड डिफरेंट एएमसीज के लिए रखे हैं और डिफरेंट कैटेगरीज के लिए रखे हैं, और सारे ही फंड टॉप क्वार्टाइल भी हैं। तो ये तो अच्छा है कि उन्होंने चुनाव बहुत अच्छा किया है स्कीम्स का, एएमसीज का, अक्रॉस डाइवर्सिफाइड है, तो ये बहुत अच्छी बात है। और दूसरी जो बहुत काबिले तारीफ बात है, इन्होंने जो प्लानिंग कर रखी है वो अगले 35 साल की कर रहे हैं। अगर किसी को इन्वेस्टमेंट्स में वेल्थ क्रिएट करनी है, तो जितना लंबा टेन्योर होता है उतना लाभ मिलता है, क्योंकि पावर ऑफ कंपाउंडिंग बहुत अच्छे से वर्क करता है। केवल 9,000 के एग्जाम्पल से देखिए स्मिता जी, 9,000 रुपए अगर हम 12% का सीएजीआर भी लेके चलते हैं, तो 35 वर्ष में ये बन जाते हैं 5.84 करोड़। तो कितने अच्छा एक कॉर्पस क्रिएट किया। लेकिन वही मैं श्यामला जी को सजेस्ट करूंगा कि अगर कहीं ये 10% स्टेप अप कर लें अपने पोर्टफोलियो में, 9,000 है, अगले साल से 10,000 कर दें, उसके बाद 11,000 कर दें, तो ऐसे 10-10% भी अगर अपने पोर्टफोलियो को, सिप अमाउंट को बढ़ाते रहेंगे, तो यही 9,000 का अगर हम स्टेप अप करते हैं 10% का और 12% का ही सीएजीआर लेके चलते हैं, तो 35 वर्ष में ये बन जाता है करीब करीब 16 करोड़ रुपए। तो ये जो इन्होंने जो प्लानिंग करी है कि 35 साल के गोल सेट किए हैं, तो ये पूरा लाभ उठा सकते हैं म्यूचुअल फंड का, एक बड़ा कॉर्पस क्रिएट कर सकते हैं। बहुत अच्छी एमसीज भी चुनी हुई है, स्कीम भी चुने हुए हैं, बट कोशिश करें कम, इसके अलावा और कोई फंड ऐड ना करें। रेगुलरली अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करते रहें। समय समय पे कोई अगर फंड नहीं परफॉर्म कर रहा है तो ही चेंज करें, और 2 फंड इसमें कम कर सकते हैं जो मैंने उनको बताए हैं, मल्टी एसेट फंड और मल्टी कैप फंड, क्योंकि कहीं ना कहीं वो ऑलरेडी पोर्टफोलियो में है। तो मेरे हिसाब से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत अच्छा से भी पोर्टफोलियो बनाया वो है। अपना जो टारगेट है उसको हासिल कर सकते हैं, बल्कि बहुत ये अच्छे तरीके से आप अपना टारगेट हासिल कर रहे हैं, जैसा कि आपको विश्वजीत पराशर जी बता भी रहे हैं यहाँ पर। तो कुल मिलाकर आप अपने पोर्टफोलियो में थोड़ी सी चेंजेस कीजिए और फिर मुनाफा कमाइए म्यूचुअल फंड का। यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन जल्द वापस आएंगे। सवाल जवाब का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। एक बार फिर चलते हैं अपने मेहमानों के पास और जानते हैं उनसे हमारे कॉलर्स के जो सवाल हैं उनके क्या हैं जवाब। तो हमारे एक और कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, नितिन। नितिन, पूछे अपना सवाल क्या है। मैंने आपको पोर्टफोलियो नंबर किया है जी। तो जो 4,000 की है। नितिन की आवाज़ नहीं आ रही है। इनका पोर्टफोलियो हमारे पास आया है। दरअसल विकास जी, मौजूदा निवेश इनका 24,500 की एसआईपी है। इनकी पोर्टफोलियो इनका अच्छा खासा आप अगर देखेंगे तो 1,60,000 के आसपास इनका वैल्यू अब तक इनके पोर्टफोलियो की हो चुकी है। एनपीएस में ये 12,000 का मंथली निवेश करते हैं। इसके अलावा 50 लाख तक का टर्म इंश्योरेंस भी इनके पास है। 2036 तक का ये टारगेट लेकर चल रहे हैं। 1 से सवा करोड़ के आसपास का इनका टारगेट है। और अगर आप फंड्स देखेंगे तो इनके पास जो फंड्स हैं उसमें पारंपरिक फ्लेक्सी कैप इनके पास है, 4,000 का एलोकेशन उसमें करते हैं। इसके अलावा इनके पास निपॉन का भी आप लार्ज कैप फंड देखेंगे, मोतीलाल ओसवाल का लार्ज एंड मिड कैप फंड इनके पास है, कोटक का मल्टी कैप है, एसबीआई कॉन्ट्रा है, आईसीसी का गोल्ड ईटीएफ भी है इनके पास। एक और ईटीएफ इनके पास मोतीलाल ओसवाल नेस्डेक 100 है। क्या सलाह रहेगी इन्हें आपकी, विकास जी? नितिन जी, आपका पोर्टफोलियो ऑनेस्टली बताऊं तो बहुत अच्छा लगा। बहुत इवनली आपने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया है, फ्लेक्सी कैप में, लार्ज कैप में, फिर कॉन्ट्रा स्ट्रैटेजी भी है, मल्टी कैप भी लिया आपने, फिर टैक्टिकल प्ले के हिसाब से आपने एक गोल्ड ईटीएफ भी लिया हुआ है और नैस्डैक में भी लिया है जहां पे एलोकेशन आपने कम रखी है। तो बहुत ही अच्छे से आपने इसको मैनेज किया है। टर्म प्लान भी आपने लिया हुआ है। लेकिन पोर्टफोलियो में स्कीम्स के लेवल पे मैं कोई चेंजेस आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, आप कंटिन्यू रखिए। जो माइनर चेंजेस मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि आपने शायद अपना टारगेट भी बोला है कि आपको 1 करोड़ से सवा करोड़ रुपए चाहिए 2036 में, विच इज 11 ईयर्स फ्रॉम नाउ। तो अगर मैं मान लीजिए 15% थोड़ा अग्रेसिव होके भी अगर सीएजीआर पकड़ता हूं, तो आपने जो अभी आपका जो इन्वेस्टमेंट दूसरे डेट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स में या एनपीएस में जा रहा है, उनको अगर मैं ब्लेंडेड रिटर्न पकड़ूं कि 8% की रिटर्न आपकी दूसरे इंस्ट्रूमेंट से आएगी, 15 यहाँ से आएगी, तो आप लगभग 1 करोड़ तो 1 करोड़ 10 लाख के आसपास अचीव कर लेंगे। सवा करोड़ अगर आपको करना है तो ये 24,500 के बदले आपको 28,000 की सिप करनी पड़ेगी।
या तो आप ऐसे करिए, या दूसरा तरीका नितिन जी मैं ये भी जानना चाहूंगा कि यदि आपका ये अब जो न्यू टैक्स रेजिम आएगी अप्रैल से, जिसमें 12 लाख रुपए तक की इनकम के जो नीचे नीचे लोग हैं वो सब टैक्स फ्री हो जाएंगे, तो यदि आपको टैक्स सेविंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आप एनपीएस ले रहे थे और अभी जरूरत नहीं है, तो जो आप 12,000 रुपए मंथली एनपीएस में कर रहे हैं, आप उसको कट डाउन करिए। मैं एनपीएस के अगेंस्ट नहीं हूं, बट मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर टैक्स सेविंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहे थे, तो यदि आप कंटिन्यू भी करना चाहते हो तो आप 5,000 एनपीएस में कर दीजिए, जो 7,000 बचता है आपका वो आप म्यूचुअल फंड एसआईपी जो ऊपर के फंड्स है उसमें आप कर दीजिए। आपके पोर्टफोलियो की यील्ड बढ़ जाएगी, यील्ड बढ़ेगी तो आपको बहुत ज्यादा पुश नहीं करना पड़ेगा नए सिप अमाउंट या हायर सिप अमाउंट को। हाउएवर आप सिप अगर बढ़ाते हैं, स्टेप अप करते हैं या टॉप अप करते हैं, एडिशनल परचेज करते हैं, तो ऑब्वियसली 1.25 करोड़ के आप 2 करोड़ के पोर्टफोलियो की भी उम्मीद कर सकते हैं। एक आपने जो अभी क्वेश्चन भी अपना पोस्ट किया है कि यूटीआई का आपने एक फंड लिया जिसमें 30,000 का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो क्या उसको आप कंटिन्यू करें या क्या नहीं? तो क्योंकि छोटा अमाउंट है, बेहतर यही होगा कि आप इस फंड से निकल के जो ऊपर के आपके 3 या 4 फंड हैं, स्पेशली जैसे आप इस समय अगर आप देखेंगे तो एसबीआई कॉन्ट्रा थोड़ा सा करेक्ट हो गया, कोटक का मल्टी कैप फंड जो है वो थोड़ा करेक्ट हो गया, और मोतीलाल ओसवाल का लार्ज एंड मिड कैप फंड वो करेक्ट हुआ। तो इन तीनों में आप 10-10 हजार करके टॉप अप कर दीजिए। एसआईपी आप एज इट काश जी इज थोड़ा सा बदलाव और थोड़े से बदलाव से भी बेहतर रिटर्न ये पा सकते हैं नितिन जी। अब अगला हमारे पास सवाल आशीष जी का है जो कि मेल के जरिए हमें आया है। विश्वजीत जी हमारे पास ये सवाल है, ये है कि मौजूदा निवेश इनका 58,000 की एसआईपी है, 8 से 9 साल का टारगेट है और 1 करोड़ का इनका कॉर्पस का टारगेट है। इसके अलावा रिव्यू चाहते हैं ये पोर्टफोलियो की, बताएं क्या रहेगी सलाह इन्हें? बिल्कुल स्मिता जी, जो 58,000 की एसआईपी अगर 12% का सीजीआर भी लेके चले तो 9 वर्ष में इनका 1 करोड़ 12 लाख रुपए हो जाता है, तो लक्ष्य तो पूरा हो जाता है। बट कहीं ना कहीं इनके पोर्टफोलियो में कम से कम 4-5 लार्ज कैप फंड्स है, तो हर एएमसीज के डिफरेंट एएमसीज के लार्ज कैप फंड है। तो मेरी सलाह रहेगी जो 4-5 फंड मैं इनको सजेस्ट करता हूँ उसमें ये निवेशित रहे, जैसे कि निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड, एचडीएफसी लार्ज एंड मिड कैप फंड, पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप फंड, क्वांट स्मॉल कैप फंड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का वैल्यू डिस्कवरी फंड और एसबीआई का कॉन्ट्रा फंड। केवल इन्हीं फंड्स में निवेशित रहे, बाकी फंड्स जो लार्ज कैप फंड्स है उनको रोक दें, और जो बचता है 21,000 रुपए उनको रोकने से उसमें से 10,000 रुपए निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप में बढ़ा दें, और बाकी 11,000 रुपए एक कोटक मल्टी कैप फंड ले लें जिसमें कि आपको लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप का तीनों का एक्सपोजर मिल जाएगा। तो इससे आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड भी हो जाएगा और थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी कम हो जाएगा। लार्ज कैप होना चाहिए 50-60% पोर्टफोलियो में, पर जरूरी नहीं है कि डिफरेंट एएमसीज के 4-5 फंड होने चाहिए, 1 या 2 फंड काफी होते हैं। बस इतना ही मेरा सुझाव है मेरा आशीष जी को। बिल्कुल, और ये सबके लिए ये सुझाव सबके ऊपर जाता है जो भी अपने पोर्टफोलियो में बहुत सारे फंड्स ले लेते हैं, उसकी जरूरत नहीं होती। हमेशा क्वालिटी इन्वेस्टमेंट पे ध्यान देना चाहिए, क्वांटिटी इन्वेस्टमेंट पे नहीं। बहुत शुक्रिया विश्वजीत जी आपका भी, और विकास जी आपका भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ मनी गुरु में आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहें जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।